हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो वीडियो में अंत देखिएगा। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें हम लोगों ने एक वीडियो में 30 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पर वहाँ से आप जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर लेखपाल का जो है कि प्लेलिस्ट बना दी गई है। और अगर हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी समय समय से मिलती रहें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको भी पता है कि लेखपाल का पेपर जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या बोला है, ठीक है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोला है, उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि अपशब्द भी उन्हीं के लिए गढ़े गए हैं। क्या होता है? अपशब्द भी उन्हीं के लिए गढ़े गए हैं जिनके शब्दों में वजन नहीं होता, जिनके शब्दों में वजन नहीं होता, वरना वास्तव में धाराशाही जो होते हैं वो मर्यादित शब्द ही करते हैं। ठीक है, तो मर्यादित जो शब्द होते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब भी किसी चीज़ को बोलिएगा तो उसमें जो शब्द होते हैं वो शब्द आपके जो होते हैं, आपकी शब्द का चुनाव करते हैं, उसी से आपके परवरिश का क्या होता है, जानकारी सामने वाले को लग जाती है। इसीलिए शब्दों का चुनाव जो होता है बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा कि 8 दिसंबर 2025 को पशु के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया, क्या है, पेटा इंडिया ने किस वर्ष 2025 के पर्सनल ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तो वो कौन है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि प्रियंका चोपड़ा, बी कह रहा है कि रवीना टंडन, सी कह रहा है कि दीपिका पादुकोण और डी कह रहा है कि आलिया भट्ट। अगर हम बात करते हैं पेटा इंडिया के लिए, तो वो कौन है, तो वो है रवीना टंडन। कौन है? रवीना टंडन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा। दिसंबर 2025 को पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 क्या है? पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, हमें बताना है कि किसको यह मिला है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, बी कह रहा है कि लियोनेल मेसी को मिला है, सी कह रहा है कि नीता अंबानी को मिला है और डी कह रहा है कि मुकेश अंबानी को मिला है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का, तो पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यह ऐसा पागल और एकताना शाह व्यक्ति है जो इस समय पूरी दुनिया में हलचल मचा के रखा है। ठीक है, अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, क्या बोले, तो इसकी तुलना अगर मोहम्मद बिन तुगलक से की जाए तो बिल्कुल कदापि यह गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि तुगलक ऐसा शासन था कि जानकार तो बहुत था, लेकिन कहते हैं ना कि तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। वैसे ही सेम जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये भी अगर सुबह उठते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट देंगे, किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, और अपने वादे से कब न कर जाएंगे, इनको ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, अभी जो ईरान के साथ ये युद्ध कर रहे हैं उसमें इनकी कितनी छवि खराब हुई, कितनी छवि इनकी धूमिल हुई है। अब क्या ही कोई पूछे, नहीं होता है कि आ बैल मुझे मार, वो स्थिति इनकी बनी हुई है। ठीक है, तो तुगलकी फरमान जारी करने वाले इसमें से कौन नेता है, तो डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, क्या है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए जो कथन है इस पे हम लोग विचार करते हैं और फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, तो देखिएगा, स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि 10 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम बोलते हैं यूएनईपी, क्या बोलते हैं, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम,
ने वर्ष 2025 के लिए इस अवार्ड के विजेता की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इस वर्ष भारत की सुप्रिया साहू को यह अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। आगे कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमें सही कथन चुनना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल एक सही है, बी कह रहा है कि केवल दो सही है, सी कह रहा है कि एक और दो दोनों सही है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। 10 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिससे यूएनईपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होगा। ठीक है, वर्ष 2025 के लिए इस अवार्ड के विजेता की घोषणा की गई है। किनका घोषणा किया गया है, तो इस वर्ष भारत की साहू प्रिया को यह अवार्ड देने का अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगला देखिएगा, अक्टूबर 2025 में प्रसिद्ध शेफ और लेखक संजीव कपूर को किस संस्था द्वारा वर्ष 2025 के शीर्ष कृषि खाद्य अग्रदूत, जिसे हम बोलते हैं टैप के रूप में सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा, बी कह रहा है कि AFAO द्वारा, सी कह रहा है कि WTO द्वारा, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 नवंबर 2025 को कौन सा राज्य भारत का पहला चरम गरीबी मुक्त राज्य बना है। तो क्या बना है, चरम गरीबी मुक्त राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तमिलनाडु, बी कह रहा है केरल, सी कह रहा है सिक्किम, और डी कह रहा है कि गोवा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, तो वो कौन सा राज्य बना है, वो बना है केरल। अभी हाल ही में केरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो केरलम कर दिया गया है। ठीक है, इसमें म जोड़ लीजिएगा। ठीक है, केरलम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, केरलम। ठीक है, तो अभी जो इसका नाम है केरल का, वो केरलम हो चुका है। केरल ना बोलिएगा, केरलम बोलिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव की संकल्पना की थी, किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 36। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सीसी पार्क ने किया था, बी कह रहा है कि JNN जेफर्स ने किया था, सी कह रहा है कि जोसेफ बोफियर ने किया था, और डी कह रहा है कि एल लाप्सर ने किया था, जाफलर ने किया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जोसेफ फोरियर ने किया था। कौन किया था, जोसेफ फोरियर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के दिए हुए कूट से छांटिए। तो चलिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा सूची 1, यहाँ मिलेगा सूची 2। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वन, बी कह रहा है कि संकरीवृक्ष वन, सी कह रहा है कि कच्छ वनस्पति, और डी कह रहा है कि पतझड़। अगर हम बात करते हैं तो इसका मिलान कैसे होगा। ठीक है, अब आते हैं उष्णकटिबंधीय वन की अगर बात करते हैं तो यह कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, साइलेंट वैली में। कहाँ देखने को मिलेगा, साइलेंट वैली में। ठीक है, अब आते हैं शंकु वृक्ष वन। ठीक है, बी की अगर हम बात करते हैं तो यह कैसा है, तो यह हिमाचल प्रदेश में मिलता है, शंकु वन। ठीक है, ऐसे वो बना होता है। ठीक है, ऐसे वृक्ष जो होते हैं तो उस पर ऐसे बहुत लंबे लंबे ये वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो उसका जो मेन रीजन होता है वो शंकुदार होता है। ठीक है, जिसपे बर्फ पड़ती है तो वो सड़क कर मतलब घिसक कर कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। अब आता है कच्छ वनस्पति। कच्छ वनस्पति की अगर हम बात करते हैं तो यह कहाँ मिलता है, तो यह मिलता है आपका राजस्थान में। कहाँ मिलता है, राजस्थान में। अब आता है पतझड़ वन, तो यह सुंदरवन डेल्टा, सुंदर वन डेल्टा काफ़ी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पतझड़ वन। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो 4, 3,
2 1 मतलब 43 21, ठीक है 43 21। तो देखिएगा 4 एक ही में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बहुत ही प्यारा है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है, किसको अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अवरक्त किरण को, बी कह रहा है दृश्य, सी कह रहा है कि परावैगनी और डी कह रहा है कि सूक्ष्म तरंगे। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। परावैगनी किरण को क्या किया जाता है, ओजोन परत के द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण के परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1986 में, बी कह रहा है कि 1981 में, सी कह रहा है कि 1987 में और डी कह रहा है कि 1978 में। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1946 में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा कूट वाला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित हैं, हमें बताना है। यहाँ सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है, यहाँ पे अनुसंधान दिया है और यहाँ पे शहर दिया है, हमें बताना है कि कौन से जोड़े सही हैं, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ है, जोधपुर में स्थित है। बी कह रहा है कि हिमालय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। सी कह रहा है कि वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट में स्थित है और डी कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा सही है, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो इसमें हम लोगों का कौन सा सही है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से 3 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 का क्या हो जाएगा सी। 41 नंबर देखिएगा कि पारिस्थितिकीय नीचे आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ग्रीनेल ने, बी कह रहा है कि डार्विन ने, सी कह रहा है कि ईपी ओडम ने और डी कह रहा है कि सीसी पार्क ने। अगर हम बात करते हैं तो इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो इसको किया था ग्रीनेल ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अफगानिस्तान, बी कह रहा है बहरीन, सी कह रहा है भूटान और डी कह रहा है कि नेपाल। अगर हम बात करते हैं कार्बन निगेटिव देश के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भूटान को। किसे, भूटान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपसे पूछेगा भूटान, तो भूटान की राजधानी थिम्पू, क्या है, थिम्पू। और भूटान को अगर हम और एक नाम से जानते हैं तो थंदर प्रदेश, क्या है, झंझनाहट प्रदेश के नाम से भी हम अगर किसे जानते हैं तो भूटान को जानते हैं। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण नीति का उदाहरण नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पे टिक कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जैव मंडल आगार, बी कह रहा है कि वनस्पति बाग, सी कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और डी कह रहा है कि पवित्र उपवन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वनस्पति बाग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पारिस्थितिकीय संक्रमण अवधारणा का प्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि एल्टन द्वारा किया गया था, बी कह रहा है कि बेनेट द्वारा किया गया था, सी कह रहा है कि बर्कले द्वारा किया गया था और डी कह रहा है कि रेट जेल द्वारा किया गया था। अब हमें बताना है कि किसके द्वारा किया गया था और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्नेट द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बर्नेट द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ।
ऑप्शन नंबर ए देहरादून, बी भोपाल, सी नई दिल्ली और डी नागपुर। अगर हम बात करते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध वाक्य हमको इनमें से छांटना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मुझे केवल 4 रोटी मात्र चाहिए। बी कह रहा है कि मुझे केवल 4 रोटी दो। सी कह रहा है कि मुझे 4 रोटियां केवल मात्र चाहिए। सी कह रहा है कि मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। अब हमें बताना है कि इसमें से बिल्कुल करेक्ट ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 कि जिसे परिणाम द्वारा सिद्ध न किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा माफ़ करिएगा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द मतलब एक शब्द क्या प्रयोग हम कर सकते हैं जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपरिमित, बी कह रहा है कि अनुप्रमेय, सी कह रहा है कि अप्रमेय और डी कह रहा है कि आजीवन। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 तो क्या हो जाएगा? अप्रमेय। क्या हो जाएगा? अप्रमेय। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें भी प्रमेय अप्रमेय आता है। ठीक है, तो प्रमेय वो होता है जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं, अप्रमेय वो होता है जिसे हम क्या करते हैं? सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 58, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी का बहुवचन बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि खूंटियाँ, बी कह रहा है कि खूंटियों, सी कह रहा है कि खूंटियाँ और डी कह रहा है कि खूंटियों। अब हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो खूंटी का बहुवचन रूप हो जाएगा खूंटियाँ। क्या हो जाएगा? खूंटियाँ इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, अलमारी की कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, तो अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि फारसी, बी कह रहा है पुर्तगाली, डी कह रहा है कि अरबी और सी कह रहा है अरबी, डी कह रहा है संस्कृत। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 का तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाली शब्द है। अलमारी जो शब्द है यह कैसा शब्द है? तो पुर्तगाली से लिया गया है। अगला है कि द्रौपदी का चीर का अर्थ है, द्रौपदी का चीर अर्थ है क्या? क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर है कि नारी का अपमान करना, बी कह रहा है कि शर्मनाक कार्य, सी कह रहा है कि कभी समाप्त न होना और डी कह रहा है कि सुंदर स्त्री। अगर हम बात करते हैं कि द्रौपदी की चीर तो इससे क्या तात्पर्य होगा? तो इसका तात्पर्य होगा कभी न समाप्त होने वाला। क्या होगा? कभी न समाप्त होने वाला। ठीक है, जब द्रौपदी का चीर हरण होता है और दुशासन जाके उनके साड़ी को जब खींचता है तो वो भगवान कृष्ण का आराध्य करती है और उन्हीं के उनके हाथ में अपने आप को सौंप देती हैं और वो कि हमारी प्रभु अब लाज बचाइएगा। तो कृष्ण भगवान की ऐसी माया होती है कि वो साड़ी खींचता जाता है, ठीक है, लेकिन साड़ी ख़त्म ही नहीं होती है। तो इसी में एक मुहावरा बनता है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्या बनता है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो खींचते खींचते थक जाता है फिर छोड़ देता है। तो द्रौपदी का चीर हरण का तात्पर्य है या अर्थ है कि कभी न समाप्त होने वाला। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि द्रौपदी का चीर हरण तो अक्सर करके आदमी लगा देगा, ठीक, कि नारी का अपमान करना, लेकिन यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कभी न समाप्त होने वाला। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कौतूहल, बी कह रहा है कि कौतूहल, सी कह रहा है कि कौतूहल और डी कह रहा है कि कुतूहल। अब हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौतूहल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कौतूहल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिएगा कि अपाद मस्तक क्या है? अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्वंद्व समास का है, बी कह रहा है कि
अव्ययी भाव समास है, सी कह रहा है कि तत्पुरुष समास है और डी कह रहा है कि द्विगु समास है। अगर हम बात करते हैं अपाद मस्तक, तो यह कौन सा समास है? तो इसका समास हो जाएगा आपको अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, मतलब जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। किसकी बात कर रहा है? स्वर की। तो अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 3 कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 3 होते हैं। अग्र होता है, जीभ में 3 होते हैं, अग्र, पश्च और बीच में। ठीक है, तो 3 स्वर होते हैं, आगे, पीछे और बीच में। जीभ पे ये 3 स्वर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैयक्तिक पत्र किसके माध्यम लिखा जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि व्यवसायियों के माध्यम से, बी कह रहा है कि सरकारी अधिकारियों के मध्य, बी कह रहा है कि सरकारी अधिकारियों के मध्य, सी कह रहा है कि सगे संबंधियों मित्रों के मध्य और डी कह रहा है कि पाठ और संपादक के मध्य। अगर हम बात करते हैं कैसा, तो वैयक्तिक पत्र, तो वैयक्तिक पत्र किसके बीच लिखा जाता है? सगे संबंधियों के पत्र। ठीक है, सगे संबंधियों और मित्रों के मध्य लिखा जाने वाला पत्र कैसा होता है? तो वैयक्तिक पत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए कि प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, रचना की दृष्टि से किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मिश्र वाक्य, बी कह रहा है कि संयुक्त वाक्य, सी कह रहा है कि सरल वाक्य और डी कह रहा है कि प्रश्नवाचक। तो क्या कह रहा है कि प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक वाक्य आपका ये है कि प्रातः सूर्य उदित हुआ, दूसरा आपका इसमें वाक्य हो जाएगा कि पक्षी चहचहाने लगे, और इसको जोड़ के कौन रखा है? तो और। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा कि बड़ा ही प्यारा है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती हैं। ठीक है, किस पे? एक्सेल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि क्या F3, बी कह रहा है F2, सी कह रहा है F7 और डी कह रहा है कि F5। अगर हम बात करते हैं 66 का, तो ये कोई इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा? F2। क्या हो जाएगा? F2। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में सामान्य कंप्यूटर ऑप्शन के दौरान क्या है, पेज फॉल्ट, त्रुटि होने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सीपीयू कैश संग्रहित डाटा तक पहुंचना, बी कह रहा है किसी निर्देश को सीधे BIOS से निष्पादित करना, और सी कह रहा है कि डाटा को रीड ओनली मेमोरी लोकेशन पर लिखना। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हाई ड्राइव में बदल, ठीक है, स्वैप दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिसे हाई ड्राइव में बदल, मतलब क्या है, स्वैप कर दिया गया हो। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप MS वर्ड 365 में बुलेट या नंबर लिस्ट के साथ काम करते समय इंटर दबाते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हम लोगों का, यह स्वचालित रूप से नंबरिंग को पुनः आरंभ करता है। बी कह रहा है कि यह उसी बुलेट या नंबर के साथ एक नई लिस्ट आइटम बनाता है। सी कह रहा है कि यह पिछली बुलेट या नंबर को डिलीट कर देता है। डी कह रहा है कि यह लिस्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदल देता है। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यह उसी बुलेट या नंबर के साथ नई लिस्ट आइटम बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। धीरे धीरे हम लोगों ने इस सेशन को भी
लास्ट, मतलब कि 2 क्वेश्चन और इसमें मैं आपको कराऊंगा, तब तक ये आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बचेंगे इस सेशन के सिर्फ 30 क्वेश्चन, वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो जो जावा लैंग्वेज है इसको किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चार्ल्स सिमोनी द्वारा, बी कह रहा है कि पॉल एनेल द्वारा, और सी कह रहा है कि जाप हर्टसेन द्वारा, और डी कह रहा है कि जेम्स रोलिंग द्वारा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जेम्स गोलिंग्स द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक आधुनिक लाइनों पर उच्च गति वाले इंटर प्रदान करने के लिए क्या योजना बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ADSL, बी कह रहा है कि रूटेसर, और सी कह रहा है कि VDU, और डी कह रहा है कि लैन LAN। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ADSL के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चलिए इस सेशन को भी हम समाप्त करते हैं, और आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलिए इसी के साथ मैं अपने सेशन को विराम देता हूं। और सेशन को विराम देने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है कि सब लोग कुछ बटोरने में लगे हैं, सब लोग कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ जो भी बटोर लीजिए, जो भी अपने पास रख लीजिए, लेकिन यहाँ से जाना है कैसे? खाली हाथ से। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।